हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। डेट है आज की 14 अगस्त और हम डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में हम बात करें तो ये लंका के यू टर्न से रिलेटेड है। तो श्रीलंका ने क्या किया है, जो चाइनीज़ वेसल युआंग वैंग 5 है उसको अपने जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पर आने की अनुमति दे दी है। और ये शिप जो है 16 अगस्त को आएगी। इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस डे के जस्ट एक दिन बाद वहाँ पर आने वाली है। तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है जो हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये जो शिप है उसको डॉक करना था 11 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पे, लेकिन इंडिया ने कंसर्न शो किया, फिर नेगोशिएशंस हुए तो श्रीलंका ने उस जो डॉकिंग है उसको होल्ड पर रख दिया। तो जब डॉकिंग होल्ड पर रख दिया तो कल न्यूज़ आई है कि श्रीलंका ने नेगोशिएशंस के बाद वो जो शिप है उसको 16 अगस्त को अलाउ कर दिया है उस पोर्ट पे आने पे। तो ये युआन वैंग 5 है, एक चाइनीज़ रिसर्च और सर्वे वेसल है। इसके बारे में हम आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका ने ये बताया है कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि जो ये डिसीजन लिया गया है वो कंसल्टेशन के साथ लिया गया है जो भी पार्टीज़ कंसर्न है। तो अब हम देखते हैं पार्टीज़ कौन कौन सी कंसर्न थी। तो सिंपल सी बात है, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, ये तीन पार्टीज कंसर्न थी, तो इनके साथ नेगोशिएशंस हुए थे। उसके बाद इस पर डिसीजन लिया गया था। तो श्रीलंका ने ये एक प्रिंसिपल बताया कि सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट, तो सारे स्टेट्स जो भी हैं उनकी सोवरेनिटी बराबर है श्रीलंका की नज़र में। तो श्रीलंका ने अपनी पॉलिसी को रीइटरेट किया है जिसमें कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप सारे कंट्रीज़ के साथ है, वो श्रीलंका की पॉलिसी रही है, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है। और ये भी कहा है कि जो सिक्योरिटी और कोऑपरेशन है नेबरहुड में, वो श्रीलंका की अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो ये इस न्यूज़ में पहले पेज पर बताया गया था। तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये जो युआन वैंग 5 है, ये जो पाकिस्तान सॉरी ये जो युआन वैंग 5 है, ये जो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको एक सपोर्ट बेस प्रोवाइड करता है और बीजिंग के जो लैंड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है। तो इसके टोटल 7 शिप्स है, जिसमें से जो ये युआन वैंग 5 है तो ये 5th उस टाइप के शिप में से एक है, जो ये 5th शिप है वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं तो ये क्या क्या कर सकता है। तो ये सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, रॉकेट को ट्रैक कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको ट्रैक कर सकता है। तो इंडिया ने इस पर कंसर्न क्या शो किया था कि ये इंडिया के जो इंस्टॉलेशन है उस पर नज़र रखने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा जाता है। तो हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट डीप सी पोर्ट है, जिसको बनाया तो श्रीलंका ने डेवलप किया, लेकिन जो इसका लोन जो है वो बीजिंग द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ये 99 ईयर्स के लिए लीज पर भी जा चुका है चाइना के पास। तो जो पिछले दिनों आर्टिकल्स आए तो उसमें ये भी पूछा गया था कि इंडिया कंसर्न क्यों शो कर रही है चाइना को उसी के पोर्ट पर आने के लिए जिसको उसने 99 ईयर्स के लीज पर ले लिया है। तो ये कुछ सवाल थे इसमें, इससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। हालांकि मैंने नोट्स इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं कि ये हम्बनटोटा पोर्ट का है, श्रीलंका से रिलेटेड। तो ये हम्बनटोटा पोर्ट है और यहाँ पे कोलंबो पोर्ट है, तो ये लोकेशन है। और इसके बाद जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस श्रीलंका का क्या है। उसके बाद हम देखें तो इंडिया और जो चाइना है वो क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी कैसे अपना रहा है, तो ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है हम्बनटोटा पोर्ट की, तो ये सब हमने ये आप पढ़ लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, फिर चाइना श्रीलंका के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। तो ये इसमें था। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं ताइवान से रिलेटेड। तो ताइवान ने ये कहा है कि जो एलएसी पे जो इंडिया और चाइना का इशू है और वो जो चाइना का ताइवान से इशू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट इशू है। तो इसमें ये कहा है कि चाइना ताइवान इशू जो है वो चाइना क्या मानता है, ताइवान को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, और जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो एक बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो चाइना जो है ताइवान को एक क्या कहते हैं सिंगल नेशन मानता है, ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ताइवान इंडिपेंडेंट नेशन है। फिर उसके बाद
जो वन चाइना पॉलिसी है वो इंडिया ने रीइटरेट नहीं की है। पहले इंडिया वन चाइना पॉलिसी के बारे में ओपनली बोलता था, लेकिन कुछ कंसर्न शो होने के बाद फिर इंडिया ने इसको बंद कर दिया है। अब जो इंडिया है वो चाइना के वन चाइना पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं मानता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो बाउंड्री इशू की बात करते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि जो ये बाउंड्री इशू है ये ऐसी बाउंड्री नहीं है कि जो हमेशा चाइना को बिलोंग करती थी, लेकिन जो ताइवान जो है उसमें अदर फोर्सेस हैं वो ट्राई टू सेपरेट कर रहे हैं चाइना को, उसके जो इंटीग्रल पार्ट है उसे सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है। तो जो नोट्स है अगर हम देखें तो चाइना श्रीलंका रिलेशन के बाद ताइवान रिलेशन पे भी लिखा हुआ है। तो जीएस पेपर 2 में है, और न्यूज़ में क्यों है चाइना और ताइवान का जो है इसमें लोकेशन भी दिया गया है, की पॉइंट्स, और हिस्ट्री भी दी गई है कि चाइना और ताइवान 1949 में सेपरेट हुए थे। तो ये सब फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। फिर इंडिया का स्टैंड क्या है कि 1949 में इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। फिर 2010 के बाद इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी के बारे में बोलना, मतलब डायरेक्टली मेंशन करना बंद कर दिया है। तो ये ताइवान चाइना का इशू था जो कि मेंशन था। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नो टॉयलेट्स इन और स्लम, पीपल गो ऑन रेलवे ट्रैक। तो एक स्लम एरिया है गुड़गांव में, वहाँ पर एक 12 साल की लड़की थी, वो उनके एरिया में टॉयलेट ना होने के कारण तो वो रेलवे ट्रैक पे एक कह सकते हैं फ्रेश होने गई थी। तो वहाँ पर उसका रेप हो गया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो ये गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखना है कि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो इतना स्लो क्यों है, वहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये उस गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है। फिर इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं, गिग वर्कर्स के बारे में देख लेते हैं। तो गिग वर्कर्स ने एक कंसर्न रेज किया है कि जो इंसेंटिव्स हैं, इंश्योरेंस है, उसमें कमी है उनके पास, और एम्प्लॉयर्स की तरफ से सफिशिएंट बैकिंग नहीं मिलती है। तो गिग वर्कर्स लाइक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव टू जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, होम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन लोगों ने जो एक गैदरिंग की थी बीटीआर भवन के सामने सैटरडे को। तो उसमें ये कहा गया था कि जो रेट ऑफ वर्क है वो गिग कंपनी द्वारा सेट किया जाता है। उसके बाद वर्कर्स को जो कंडीशंस है उनको खुद डिसाइड करने का मौका नहीं मिलता, और उनका जो डेटा है उस पर उनकी खुद की ओनरशिप नहीं है। तो जैसे बात करते हैं, अगर कोई भी स्विगी वाला है वो 750 अ डे कमाता है, तो फूड के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता है, और वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है। तो पार्किंग की फैसिलिटी होती नहीं तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। तो चालान काट देते हैं, उसके बाद फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है वो भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है। तो अगर 750 अ डे है और 200-300 का पेट्रोल लग जाता है कम से कम, और 100-150 चालान में कट गए, तो एक हैंड में कितना आ रहा है सैलरी, वो भी देखने लायक बात है। फिर नीति आयोग ने कुछ प्रपोजल दिया गया था कि नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट आई थी, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, तो इसमें ये कहा गया था कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है लाइक इनकम सपोर्ट, पेड सिक लीव, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान, तो ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज लाइक स्विगी जोमेटो है उसको देने की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 1/3 ऑफ देयर वर्कफोर्स जिसमें विमेन है या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है, उनको टैक्स ब्रेक देने का भी प्रोविज़न कहा गया है, और स्टार्टअप ग्रांट्स भी देने को कहा गया है। जो भी कंपनीज, अगर कोई भी स्टार्टअप है जिसमें 1/3 वुमेन है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग ये नीति आयोग ने यहाँ पे रिपोर्ट बताया है। तो इनकम अगर सफिशिएंट नहीं है, कंपनसेशन पर किलोमीटर शुड बी इंक्रीज, ये सब कहा गया है कि जितना हम ड्राइव करते हैं तो हर किलोमीटर पर हमें कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब बात किया गया है इसमें क्या कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयर जो है वो मोबाइल ऐप की तरह काम करता है। न्यू लेजिस्लेशन लाने की बात की गई। तो न्यू लेजिस्लेशन क्या है, लेबर लॉज जो हैं, लेबर कोड्स जो 29 लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लास्ट डे की पीडीएफ में मैंने लेबर कोड्स के बारे में लास्ट जो कल के न्यूज़पेपर था उसमें लेबर कोड्स को एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया है, और जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप कल का नोट्स को चेक कर सकते हैं। उसमें लेबर कोड्स को कैसे कन्वर्ज करके किया गया, और वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं जिसमें लेबर कोड्स के बारे में डिफाइंड है कि लेबर कोड्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें हॉलिस्टिकली हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो 29 लेबर लॉज है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जिसमें फोकस जो होगा एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा होगा, ना कि एम्प्लॉयर के ऊपर। तो लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे एक डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स के बारे में बताया गया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं लोकल डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो क्या है। तो इसमें ये कहा गया था कि जो लोकलाइजेशन नॉर्म है वो उसको बिग कंपनीज और जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लायंस इंटेंसिव है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसको रोका जाना था। तो अब क्या किया गया है, तो कॉम्प्लायंस को ईज करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो तो अलाउ कर देगी, लेकिन सिर्फ उसी ज्योग्राफी में अलाउ करेगी जहाँ पे डेटा गवर्नमेंट को लगता है कि सेफ रहेगा। तो ये जो बिल है वो डिजिटल इंडिया बिल के नाम से आने वाला है। तो डेटा लोकलाइजेशन को फाइंड अ प्लेस इन द अपकमिंग डिजिटल इंडिया बिल। तो डेटा लोकलाइजेशन का नॉर्म अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें तो नहीं है, पर डिजिटल इंडिया बिल जो आने वाला है, जो कि IT एक्ट 2000 का सक्सेसर होगा, तो उसमें इसका एक जगह हो सकती है डिजिटल इंडिया बिल, जिसमें ट्रस्टेड ज्योग्राफी की बात की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं तो जो लोकलाइजेशन है डेटा का, तो उसमें अपोज किया गया था बड़े बड़े जायंट्स लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन, फ्लैगिंग फ्लैगिंग दैट कि ये लोग ये फ्लैग कर रहे थे कि जो नॉर्म्स हैं वो कंपनीज का इंडिया में बिजनेस करने में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी डेटा भी जो इसमें नॉर्म्स को विड्रॉ किया गया था उसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी है उनको एक सर्टेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा था उसका एक कॉपी यहाँ पे रखना कंपलसरी था इंडिया में। तो अब सर्टेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है, तो वो हेल्थ है, फाइनेंशियल डेटा हो गया, तो उसकी एक कॉपी इंडिया में रखना कंपलसरी कर दिया गया था। तो जिसको डिफाइन किया गया था एज अ क्रिटिकल पर्सनल डेटा। फिर इसमें ये कहा गया है कि जो ये नॉर्म लाया गया है उसमें जो स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प मिलेगी कि जो सॉफ्टवेयर और सर्वर्स वो यूज़ करते हैं फॉरेन कंपनीज के, तो उस पर डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स में थोड़ा ईज मिल जाएगा, तो इतना कंप्लायंस इंटेंसिव नहीं होगा। तो ये इस न्यूज़ में था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो पहले कुछ पेज में सिर्फ इतना ही न्यूज़ था, संडे स्टोरी। आज एडिटोरियल में कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडो नागा टॉक्स के बारे में है कि आज जो अगस्त 1 2022 था उसने वो मार्क हुआ है एज 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडो नागा सीज फायर। तो इस पर एक बुक रिलीज हुई है 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर। तो ये इसमें दिया हुआ है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हैं वो अभी भी स्टिल इन फोर्स हैं। तो हम इसमें देखें तो 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेगलिम है, या फिर IM जो इसका फुल फॉर्म है NSCN-IM, तो उसको 25 ईयर्स हो गए इंडो नागा सीज फायर को साइन करने के बाद। तो सीज फायर जो था 1 अगस्त 1997 को साइन हुआ था। तो उसमें सीज फायर तो साइन हो गया था, लेकिन जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक हुई थी तो उसमें एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था 2015 में। तो नागालैंड में पीस स्टेब्लिश करने के लिए और नागा इनहेबिटेड एरियाज में पीस स्टेब्लिश करने के लिए ये साइन किया गया था। तो बाकी यहाँ पे नागा इशू क्या है कि नागा ट्राइब्स जो है वो चाइना से साउथ वेस्ट चाइना से माइग्रेट करके बर्मा में आए, फिर बर्मा से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आके सेटल हो गए। तो ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं मानते हैं, ये एक सेपरेट नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं कि उसको एक सेपरेट स्टेट माना जाए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि नागा पीस अकॉर्ड का कैसे हुआ, फिर ग्रेटर नागालैंड में ये जो ग्रेटर नागालैंड की जो बात करते हैं उसके बारे में ये सब दिया हुआ है। फिर स्प्लिट कब हुआ, तो NSCN जो है वो IM जो सबसे बड़ी पार्ट इंसर्जेंट ग्रुप जो है वहाँ पे वो बन गई। तो टोटल 30 थे, तो सब उसके जो डिसइंटीग्रेशन के बाद तो NCSN IM जो है वो सबसे बड़ी वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप बनी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था सेंटर से 1997 में। फिर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ NSCN के साथ IM का 2015 में। फिर नोगा पॉलिटिक्स इशू जो था उसको एक सॉल्यूशन मिला। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की।
नेक्स्ट न्यूज़ डीजीसीए से रिलेटेड है, जिसमें डीजीसीए ने एक नॉर्म पेश किया है एयरपोर्ट्स के लिए, जो कि प्रिवेंट करेगा बर्ड हिट्स को। तो अभी पास्ट फ्यू मंथ्स में कुछ ज़्यादा ही इंसिडेंट्स हुए जिसमें प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी ड्यू टू दिस। तो इसमें रूटीन पेट्रोल की बात की गई है और रैंडम पैटर्न में जो है रूटीन चेकअप्स होंगे, पेट्रोलिंग होगी, जिसमें जो पायलट है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जो अगर कभी भी एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी होती है। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में अहमदाबाद में जो फ्लाइट उड़ी थी, इंडिया गो एयर की जो फ्लाइट थी वो चंडीगढ़ से उड़ के अहमदाबाद से उड़ के चंडीगढ़ जाना था उसको, लेकिन उसको अहमदाबाद वापस रिटर्न लाया गया था आफ्टर सफरिंग अ बर्ड हिट। फिर स्पाइस जेट दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट को भी पटना एयरपोर्ट पे जो पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, तो इमरजेंसी लैंडिंग उसके थोड़ी देर बाद करानी पड़ गई। तो ये सब चीज़ें जो है ये कुछ इश्यूज थे जो रिसेंट मंथ्स में हुए हैं। फिर वाइल्ड लाइफ रिस्क असेसमेंट की बात की गई है और रिस्क पोस्ट टू एयरक्राफ्ट के हिसाब से उसको रैंक करने की बात की गई है, और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट डेटा जो है उसको भी रिकॉर्ड करने की बात की गई है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए था। फिर वर्ल्ड न्यूज़ में इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं आज। तो इटली का जो लार्जेस्ट लेक है वो श्रिंक हो रहा है। तो इटली के लार्जेस्ट लेक की बात करें तो लेक गार्डा। तो अगर हम मैप देखेंगे इटली का, तो ये जो सर्किल्ड एरिया है ये है लेक गार्डा। तो यहाँ पे ड्रॉट की वजह से टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है, जो कि अगस्त के एवरेज से ज़्यादा है, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस अगस्त का एवरेज होता है। और कैरेबियन सी की बात करें तो वहाँ पे एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके आसपास हो गया, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सूख गया है। तो नॉर्थ इटली में बहुत महीनों से वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, और जो स्नोफॉल है वो भी 70% कम हुआ है। तो इसमें जो रिवर्स है इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द पो एक रिवर है इटली में। तो ये जो है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हार्टलैंड से पास होता है, तो यहाँ पर पानी जो है वो जाना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक स्पेन, जर्मनी, पोर्टुगल, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इन सब में इस समर में ड्रॉट देखने को मिला है, यानी कि सूखा देखने को मिला है। तो फार्मर्स और जो शिपर्स हैं उसको इस ड्रॉट की वजह से परेशानी हुई है। तो इस कंपेंसेट करने के लिए, जो भी नदी में पानी की कमी हुई है, कंपेंसेट करने के लिए इससे 70 जो क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर सेकंड निकाल के रिवर फ्लो में भेजा जा रहा था। जो लेक गार्डा है उससे 70 क्यूबिक जो मीटर पानी है उसको हर सेकंड रिवर पो में भेजा जा रहा था, ताकि जो टूरिज़्म है और जो क्या कहते हैं जो वो एग्रीकल्चर है, दोनों को सपोर्ट किया जा सके। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो सर्किल वाला एरिया है ये है रिवर लेक गार्डा, और यहाँ पर देखें तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है रिवर पो। तो लेक गार्डा यहाँ पर है और यहाँ पर रिवर पो है। तो यहाँ से जो पानी है इसमें भेजा जा रहा था 70 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो जब वो पानी कम हो गया तो इसको 45 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। तो 2003 और 2007 का जो रिकॉर्ड है उस तक पहुंच गया है, जो कि 32 सेंटीमीटर सिर्फ अपने जो वाटर टेबल है उससे रह गया है वो। फिर इसमें ये कहा गया है कि जो लेक है वो अपना 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एवरी डे लूज कर रहा है। तो लेक का टेम्परेचर जैसा कि हमने डिस्कस किया है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, वो अबव एवरेज रहा है अगस्त के। तो ये इस इटली के न्यूज़ में था। इतना कुछ इंपॉर्टेंट जो था मैप के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया है कि कहाँ पर लोकेटेड है रिवर पो इटली। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, फिर एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वर्ल्ड पेज पे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो इसमें सेल्फ गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड है, जिसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेंट्रल ग्रीवियंस एपिलेट के बारे में बात की गई है। तो इसमें राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है उनका कुछ स्टेटमेंट भी दिया गया है। दोनों न्यूज़ एक ही न्यूज़ से रिलेटेड है ये दोनों आर्टिकल्स। तो हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे आज के लास्ट आर्टिकल होंगे। तो इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड यूज़र्स की कंप्लेन है उसको एड्रेस करने के लिए जो कंपनीज़ के बीच में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने
की बात चल रही है उसमें गैप जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, जो कि सेंटर की एक ग्रीवियंस एपिलेट कमेटी है उसके जो अल्टरनेटिव के रूप में उसको लाने की बात की जा रही है। तो उसके बीच में जो डिवाइड है वो कंपनीज के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो मेटा और ट्विटर है वो इस के सपोर्ट में है, लेकिन जो गूगल और स्नैपचैट जैसी कंपनियां हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। तो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो प्रपोजल क्या ला रही है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज और अलॉन्ग विथ इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन है, तो एक सेल्फ रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में एक डिस्कशन चल रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक प्रपोजल लाया था कि जो ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी है उसका सेटअप करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लाया जा रहा है। तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें कंटेंट मॉडरेशन की बात की जा रही है, कंटेंट मॉडरेशन के डिसीजन के ऊपर ये बात चल रही है। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में गूगल और स्नैप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो बॉडी है इसके जो डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग इन नेचर होंगे। तो यहाँ ये जो है यहाँ से कंसर्न यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं सोशल मीडिया कंपनीज के, भले ही वो ईजी बना सकते हैं कंसेंशंस पे रीच करना, पर एग्रीमेंट जो है वो भी लाइकली है। तो ये रेगुलेशन लाना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि जो हमारे प्रपोज्ड जीएसीज हैं, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ हैं, उनके अलावा भी हम कोई भी अगर रेगुलेटरी बॉडी आती है तो उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर कोई भी दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी अगर वर्क करती है साथ में तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन अमेंडमेंट्स प्रपोजल टू आईटी रूल्स, तो सेंटर का प्रपोजल क्या है कि जो आईटी रूल्स के जो अमेंडमेंट होंगे उसमें ये जीएसीज का सेटअप किया जाएगा। तो लेकिन इट इज़ ओपन टू सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अगर कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है सोशल मीडिया द्वारा कि अगर कोई भी कंपनीज इश्यूज रेज करेंगे लाइक डेटा प्रोटेक्शन का या फिर कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो भी सोशल मीडिया यूजर्स अगर एड्रेस करना चाहते हैं, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो ओपन टू एक्सेप्ट है। तो सेम चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी यही सब बातें बताई हैं। तो दोनों में सेम चीज़ें हैं। तो आज की न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना भी इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।